गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय रेजोमैक्स टीम की तरफ से लिए आपके लिए लेके आए हैं मैक्सिमम मैगजीन। ये हमारी एनुअल एडिशन है। इसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है इन दिस एडिशन व्यक्ति विशेष में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया हमने, और स्पेशल कवरेज में हमने इलेक्शन जो 5 स्टेट्स में हुए हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। कौन कौन से न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, और इसमें COP28 यूए समिट हुई है वो किस तरह से कहां पर ऑर्गेनाइज हुई है, उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में डिस्क्राइब किया है हमने। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डाला है हमने, जो बेसिकली एसएससी सीपीओ 2021 में के जो हुए थे, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग हो गया, तो बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर सीरीज। मींस हमारी टीम ने इसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से ईयरली वाइज कलेक्शन डाला है। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर जो 2023 तक, मतलब जनवरी 2023 से दिसंबर 23 तक पूरा एडिशन जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी और बैंकिंग न्यूज और स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स एंड अवार्ड्स, स्पोर्ट्स न्यूज, मिसलेनियस टॉपिक्स है। इनको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एक कॉन्साइज वे में इस रैपिड सीरीज के अंदर लेके आए हैं। और इसमें जो जैसे अभी रिसेंटली में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पढ़ी है, वो एडीसी बनी है, इनके बारे में बताया है। तो आप इस मैगजीन को परचेस कीजिए और मुझे उम्मीद है इस मैगजीन में आप जो चाह रहे हैं वो आपको सब चीजें मिलेंगी। तो ये मैगजीन है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके, ऑफिशियल रेजोमैक्स की वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, और आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इसको आप प्रिंट फॉर्म में भी आपको इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय स्पीड पोस्ट और बाय नॉर्मल पोस्ट। ठीक है, आप चाहे कहीं भी रहें आपको ये मैगजीन मिलेगी, पर आप अपना एक इसको पढ़ के देखिए, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आपका फीडबैक जो है वही हमारे लिए, क्योंकि यू आर ऑल आर आवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैगजीन। ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है, आप इसको प्रमोट करेंगे और आपको अच्छा लगा तो हम इससे और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और इसमें और अच्छा कंटेंट डालेंगे। आपके सुझाव के लिए बहुत सुझाव का हमें इंतजार रहेगा, और उम्मीद करूंगा कि इस मैगजीन को आप परचेस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैगजीन का एक कवर पेज है, तो हम इसमें कौन कौन सी चीजें लेंगे। कंटेंट बेसिकली नेशनल न्यूज लेंगे, इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें हुई हैं, बैंकिंग न्यूज लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्या क्या चीजें हुई हैं, ओके, पर्यावरण संबंधित जो हुई है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। स्टेट इन न्यूज को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इस मैगजीन के अंदर। मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, सदर्न जोन, इसके बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। किसी किसी स्टेट में पर्टिकुलर कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके। और उसके बाद ऑनर्स एंड अवार्ड्स आजकल के एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछता है आपसे। उसके बाद आप देखेंगे ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बाद स्पोर्ट्स न्यूज क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स से रिसेंटली में होने वाले हैं, जैसे एशिया कप हुआ है, ओके, और एशियन गेम्स हुए, पैरा एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें इंडिया ने कितने मेडल टैली करे, 107। तो इसलिए एक टू द पॉइंट चीजें एकदम किस फॉर्म में इस मैगजीन में अवेलेबल है। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले अपने एडिशन से नेशनल न्यूज। देखिए बेटा, नेशनल न्यूज में सबसे पहला हम लेंगे पीएम मोदी टू इनॉग्रेट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। देखो, मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। डेडिकेटेड ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर होता क्या है। फ्रीट कॉरिडोर बेसिकली एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। जैसे हमारे लिए प्रॉपर तरीके से 2 टाइप के ट्रैक्स होते हैं, जिसमें हम मालगाड़ी भी चलती है और रेलगाड़ी भी चलती है, पर इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक ये पूरा मालगाड़ी के लिए ट्रैक बनाया गया है। देखिए, तो इस पे प्रॉपर तरीके से हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी, क्योंकि इनका मूवमेंट है ना, रुकेगा नहीं, नॉन स्टॉप ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। और इसमें जैसे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जैसे सड़ जाते हैं फटाफट से, जैसे दूध हो गया, सब्जियां हो गया, और फूड स्टोरेज हो गया, सीरियल्स हो गया, अनाज हो गए, तो उनको एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर इजीली तरीके से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लास्ट ईयर आपने देखा होगा किसान रेल चली थी। किसान रेल कहां से चली थी? नासिक से, बिहार के दानापुर से लेकर और महाराष्ट्र के नासिक तक चली थी। उसके बाद यही एक कॉन्सेप्ट आया कि हम प्रॉपर तरीके से फ्रीट को, जो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बुनियादी ढांचे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम फटाफट से एक सामान को दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, ताकि देखिए, जैसे इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं, ये बंदरगाह हैं, वहां पर
फटाफट से हम इस यहाँ पर अगर ये डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर बन गया सपोज करो, और बना भी है, ये एक पहला जो कॉरिडोर है यहाँ पर न्यू दिल्ली से लेकर चरखी दादरी गुड़गांव से होता हुआ है, आबू रोड होता हुआ ये गुजरात में कांडला तक है। तो यहाँ से पोर्ट से सीधा बाय सी माल आएगा यहाँ से, और यहाँ से उतर के सीधा ट्रेन में लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद ये सीधा जो मालगाड़ी है वो सीधा इसको गुड़गांव में ले जाएगी, और ये पूरा जहाँ पे भिवाड़ी में जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा कच्चे माल का, तो हम कम टाइम से उसको प्रॉपर तरीके से रॉ मटेरियल को हम पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे इंडस्ट्रियल का जो डेवलपमेंट होगा और प्रॉपर तरीके से सब चीजें चलेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर इसके बारे में आपको बताता हूं जरा मैं। ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर का, मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें कोई ही नहीं चलेंगे, ओनली मालगाड़ी चलेंगी इसमें डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर में। तो इसमें आप देखेंगे जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू इनॉग्रेट द 402 किलोमीटर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर। द डेडिकेटेड सेक्शन स्पान्स फ्रॉम न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन टू न्यू भाऊपुर जंक्शन सिचुएटेड ऑन द दिल्ली हावड़ा रेल रूट, कवरिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात इन उत्तर प्रदेश। देखिए ये मुगल सराय जिसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ये दीनदयाल उपाध्याय से चलेगी ट्रेन, और ये पश्चिम बंगाल के अंदर हावड़ा कलकत्ता तक जाएगी। तो ये डिस्टेंस पूरा कवर करेगी, और इसके थ्रू जितना भी माल है वो हम इजीली पहुंचा सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के रूप में। तो ये सारे स्टेशन पड़ेंगे, आप देखें चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये सारे स्टेशन पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर कहां पर बना है, तो आप इसका जवाब देंगे न्यू भाऊपुर जंक्शन, न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भाऊपुर जंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, नेशनल न्यूज। अब हम एक और देखेंगे इसके अंदर बेटा, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च्ड इन गुरुग्राम। मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देखो आपको, देखो क्या होता है कि रिमोट एरियाज होते हैं, गांव के दूर दराज क्षेत्र होते हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से मेडिकल की सुविधा नहीं होती है। हाँ, कोई भी जैसे गर्भावस्था के दौरान कोई महिला पीड़ित होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन मिल पाती है उनको प्रॉपर तरीके से, और कोई भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, और किसी बच्चे के सडनली कुछ चोट लग जाए तो वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत कम जगह पे होते हैं। तो इसलिए एक के कॉन्सेप्ट लेके आया कि इंस्टेंटली हमें ना एक आरोग्य मैत्री क्यूब टाइप का ये ड्रोन के थ्रू हम भेजेंगे, और जो भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक फर्स्ट एड की जो फैसिलिटीज हैं वो हम उसके थ्रू भेज सकते हैं, और उसके साथ में एक डॉक्टर की टीम जाएगी और वहां पर ट्रीटमेंट करके आएगी। ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था, एक महाराष्ट्र में एक सर है, और उन्होंने एक जैसे कोलकाता में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है। कोलकाता में क्या मोटरसाइकिल एम्बुलेंस में क्या होता है कि जो रिमोट एरियाज होते हैं, जहां पर जंगल के पहाड़ी क्षेत्र होते हैं सुगम, तो उन पे वहां पर कार वगैरह तो नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस वगैरह, तो वो मोटरसाइकिल के थ्रू अपना वो एक मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से मोटरसाइकिल पर ही एक एम्बुलेंस बना ली है। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि अगर जहां पे हिली एरियाज होंगे तो वहां पर तो बिल्कुल पहुंच नहीं सकते, तो एक आरोग्य मित्र क्यूब में मतलब ये सारे जो बेसिक आइटम होंगे इसके अंदर, जो ट्रीटमेंट के बेसिक सर्जिकल आइटम्स होंगे इसके अंदर, जो जितने भी फर्स्ट एड जो होगा इसमें डिटॉल होगी, फर्स्ट एड बैंड होगी इसके अंदर में, और पट्टी वगैरह होंगी, गर्म पट्टी होंगी इसके अंदर, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर होंगी, ताकि प्रॉपर तरीके से आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पर भी कोई पर्सन है अफेक्टेड है किसी बीमारी से और उसके चोट लगी है तो हम उसको हील अप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए कारगर साबित होगा हमारे सोल्जर्स के लिए, बिकॉज जो सोल्जर्स होते हैं हमारे बहुत हाईली माउंटेन टेरेंस पे वर्क करते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन पे, और वहां पर मेडिकल की फैसिलिटीज होती है हालांकि, पर सडनली कोई वार सिचुएशन होगी तो ये मैत्री क्यूब के थ्रू हम इजीली उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा। तो इंडिया हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, a groundbreaking facility in Gurugram that can be airlifted and consist of 72 cubes। 72 क्यूब है इसके अंदर। 72 क्यूब के अंदर जितना मैंने बताया आपको मेडिकल सामान रखा हुआ है इसके अंदर में। This extraordinary endeavor is a component of Prime Minister नरेंद्र मोदी ambitious project भीष्म। उनका एक प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी का, भीष्म मीन्स भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ओके तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा 72 में क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ऑपरेशन थिएटर होगा, मिनी आईसीयू की सारे किट होंगी इसके अंदर, टूल किट होंगी, वेंटिलेटर्स होगा इसमें, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट्स होंगे इसमें ब्लड टेस्टिंग के लिए, और एक्सरे की मशीन होगी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी एक्सरे की। सडनली किसी का बोन ब्रेक होगी तो उसको फटाफट से एक्सरे करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और हील अप कर सकते हैं बाद में।
कुकिंग स्टेशन होगा, फूड होगा, वाटर होगा, शेल्टर होगा और पावर जनरेटर होगा। तो ये बेसिक कम्युनिटीज हैं जो इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी और ये बहुत एक अच्छा कारगर साबित होगा फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम इंटरनेशनल न्यूज में। इंटरनेशनल न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये अंकोर वाट का मंदिर है जो बेसिकली कंबोडिया में है, उसको 8वां अजूबा, विश्व का 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। अंकोर वाट के मंदिर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अंकोर वाट लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कंबोडिया has recently earned the prestigious title of the 8th wonder of the world, surpassing Italy's Pompeii। इटली पोम्पी को भी नॉमिनेट किया गया था पर ये 8वां अजूबा नहीं बना। अंकोर वाट के मंदिर हैं उनको ये महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड बट आल्सो टेस्टामेंट टू आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। मतलब ये कला एवं संस्कृति का एक बहुत धरोहर, संस्कृति का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके द्वारा हम देखेंगे इसकी जो पूरी वास्तुकला है, वास्तुकला कितनी भिन्न है, अलग अलग मंदिरों की वास्तुकला है। जैसे बेसिकली आपने सुना होगा द्रविड़, नागर, वेशर जो वास्तुकला होती है, मंदिरों की वास्तुकला होती है, स्थापत्य कला जिसको बोलते हैं। तो मंदिरों में इसका निर्माण किया गया, तो इसकी ये एक बहुत ही उत्कृष्ट एक उदाहरण है वास्तुकला का। उसके द्वारा इनको एक उसके अलग ही पहचान बनाया इसने, इसी के से बोलते हैं इसको 8वां अजूबा। अंकोर वाट इज एन एक्सपेंसिव टेम्पल कॉम्प्लेक्स that spans approximately 500 acres and serve as the largest religious monuments in the world. Originally constructed in the 12वीं century by King Suryavarman II, the temple was dedicated to the Hindu deity Vishnu। देखो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट ये बेटा, ये विष्णु जी का मंदिर है इसमें पूरा, और इसको सूर्यवर्मन ने बनाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था इसको 12वीं शताब्दी में। ठीक है बेटा, तो ये आप याद रखना कि इनको बनाया किसने था। ये बेसिकली मंदिर किसको डिवोट करता है, ये भगवान विष्णु जी को, और इसको बनाया, इसका निर्माण किसने किया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के अंदर में। तो ये एक आप इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला हम लेंगे बेटा, इटली विड्रॉस फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। आपने सुना होगा चाइना अपना एक्सप्लोर कर रहा है। चाइना बेसिकली एक्सप्लोर करके अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है, चाहे वो पर्ल एक्ट पॉलिसी हो और OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उससे अपना कर रहा है। ओके, और ये बेसिकली इसका ये कि अपना ये यूरोपियन कंट्रीज के ज्यादा अपने को इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है साउथ एशिया के अंदर में और एशियन कंट्रीज में। और यहाँ पर ये डेवलपमेंट के नाम पर प्रॉपर तरीके से उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, कर्ज के जाल में फंसाता है छोटे छोटे देशों को। रिसेंटली इससे जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं जो आपने देखे होंगे, श्रीलंका है, श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट है, उनको लीज पे ले लिया है इन्होंने 99 साल के लिए चाइना ने। तो प्रॉपर तरीके से उनको प्रोजेक्ट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत संरचना के नाम पर उनको ये बोलेंगे हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके स्कूलों में हम डिजिटल लिटरेसी लेके आएंगे, सब चीजें सेटअप करेंगे, और ये बस ये इसी के ग्रोथ के लिए प्रोजेक्ट के नाम पर उनको प्रॉपर तरीके से उसमें एंट्रैप कर लेगा और हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, जिससे श्रीलंका हो चुका है। उसी तरह से मालदीव की सिचुएशन देखिए आप, नए प्रेसिडेंट है मोहिद्दीन मुइज्जू, अभी वो प्रो चाइनीज पर्सन है और वो पाकिस्तान और क्या बोलते हैं वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे चलते जा रहे हैं और बेसिकली वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया को बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये सारी एडवर्स कंडीशंस आ रखी, बिकॉज हमें इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, हमें अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। और ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना की एक पॉलिसी होती है बेटा पर्ल एक्ट पॉलिसी। ये पर्ल एक्ट पॉलिसी में घेरों की नीति, इसके द्वारा ये पूरा ये भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, तो इससे हमें काउंटर करने के लिए प्रॉपर तरीके से अपना डेवलपमेंट को बढ़ना पड़ेगा और हमारा जो वैश्विक राजनीति में एक बहुत अच्छी तरीके से एक पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने देखा होगा ये एक कंट्री है इटली, इटली ने चाइना के बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए हैं और इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, अब ये इसमें आगे इसको इनिशिएट नहीं करेंगे। तो ये कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। इटली हैज ऑफिशियली विथड्रॉन फ्रॉम चाइनाज एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। दिस मूव्स कम फ्रॉम द 4 years after Italy initially joined the initiative in 2019। 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर गुसिप कॉन्टी, उनकी इन्फ्लुएंस में उन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव spearheaded by Chinese President Jinping aims to enhance China's influence globally by investing in infrastructure projects across participating Asian countries। ठीक है,
मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर इन्होंने इटली को पार्टिसिपेट करने को बोला था और इटली ने उस टाइम 2019 में पार्ट किया था। It around 150 nations reportedly joining the initiative. It has become the milestone of China's efforts to expand its economy and political approach internationally. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक पकड़ मजबूत करना वैश्विक जगत पर। अब विश्व पर अपनी ये आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से एक प्रेशर बनाना चाहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप हमारे पार्टनर हो, तो आपके कोई अगेंस्ट जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमेशा चाइना हमेशा इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान में देखो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है पाकिस्तान में बेटा, वहां के बलूच लोग हैं, वहां पे ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चल रहा है वहां पर, तो वहां के बलूच लोग हैं वो रिवोल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जमीनें हड़प ली गई हैं सारी, और वहां के उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं वहां के बलूच लोगों पर। बलूच लोगों जो उनका विरोध करता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पे अत्याचार किए जाते हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। तो बलूच लोगों ने अभी रिसेंटली में कल की एक न्यूज़ है उसमें बलूच लोगों ने इसके खिलाफ अगेंस्ट किया है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए, और ये चाइना के लिए खतरा है मतलब, ठीक है। तो ये जबरदस्ती चाइना अपना इन्फ्लुएंस को कायम करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज हैं जो सब चीजें समझते हैं कि इन्फ्लुएंस चाइना का ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वो कम्युनिस्ट कंट्री फिर कम्युनिज्म फैलाएगा और प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारा इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, तो हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, तो कम्युनिज्म को हम फॉलो नहीं करते। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सबको इक्वली पार्टिसिपेशन करते हैं, सबको सहभागी होने का मौका देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मीन्स कि वो इंडिया को काउंटर ना कर पाए, तो इसके लिए हमारे कुछ कंट्रीज है, इटली भी बहुत बेहतरीन हमारा दोस्त है और इसलिए अपनी दोस्ती निभाई है, और इटली ने चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से अपने हाथ खींच लिए हैं। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, फेडरल बैंक टाइटल बैंक ऑफ द ईयर 2023 इन इंडिया। फाइनेंशियल और बैंकिंग न्यूज वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें हम देखेंगे फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर 2023 का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा दिया गया है। In a momentous achievement, Federal Bank, a prominent financial institution, has been awarded the prestigious title of Bank of the Year India by the Banker, renowned publication under the Financial Times umbrella. The Federal Bank has taken initiatives such as the introduction of the digital personal loan, the launch of the Bank of the Go initiative. इनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मतलब डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करा है इन्होंने, पेपरलेस बैंकिंग को प्रमोट किया है, ओके, पेपर का कम यूज हो सके और डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा हो सके, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को इन्होंने फुलफिल करके इन्होंने ये सारे इनिशिएटिव लिए हैं। बैंक ऑन द गो इनिशिएटिव, द इंट्रोडक्शन ऑफ फेडी क्या है बेटा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट है, उसके द्वारा किसी भी कस्टमर्स की जो कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, फेडी के थ्रू। और दिस एक्शन डेमोस्ट्रेट द बैंक्स कमिटमेंट टू इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज एंड इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द पास्ट ईयर। एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉपर तरीके से उनकी शिकायतों को सॉल्व करने के लिए, और एक अच्छा फीडबैक जो कस्टमर के द्वारा मिला है, तो उसी के बिहाफ पे ये फेडरल बैंक को सबसे बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है 2023 का। तो ये बैंकिंग न्यूज थी बेटा आपकी। साइंस एंड टेक देखेंगे हम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखेंगे बेटा, एक्सपोसैट इंडिया फर्स्ट पोलरीमेट्री मिशन मिला है इंडिया। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू बिल्ड द एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट दैट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड आर लेटर दिस ईयर। ये एक्सपोसैट क्या है बेटा, एक पोलरीमेट्री मिशन है और सैटेलाइट के लिए, और इसके मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से। रिसेंटली इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ urged India scientific institution to identify talented students and take steps to motivate them in effectively using the data emerging from science-based space missions. He mentioned the ExpoSat in this regard. Important takeaways क्या हैं? तो ये एक बेसिकली सैटेलाइट को प्रोपोगेट करने के लिए, सैटेलाइट मिशंस के लिए एक्सपोसैट है जो पोलरीमीटर मिशन है, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, एक्सपोसैट क्या है, बेसिकली ये पोलरीमेट्री मिशन है, किसने किया इसको कंडक्ट, इसरो ने किया है। तो बेटा इसरो के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने लेके आया हूं। इसरो के फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई, ओके, और इसरो के हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर में है। और इसरो के फाउंडर कब हुआ था ये बेटा, 15 अगस्त 1969 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और करेंटली जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ जी हैं,
अभी रिसेंटली में आपने चंद्रयान मिशन हुआ है, आप जानते ही हैं, तो वहां पर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। एस सोमनाथ जी के अंडर में ये चंद्रयान मिशन हुआ था, और ये जितने भी एडवांस मिशन चल रहे हैं, पोलरिमेट्री मिशन हो गया, चाहे चंद्रयान मिशन हो गया, तो ये इनका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे, कि इसरो के रिसेंटली में चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हैं। ये साइंस टेक का न्यूज थे बेटा। अगला देखेंगे हम एनवायरमेंट इकोलॉजी का। एनवायरमेंट इकोलॉजी में देखा हमने मध्य प्रदेश में भारत का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने वाला है दमोह में। दमोह पड़ता है बेसिकली एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये बेटा ये मध्य प्रदेश है, तो यहां पर राजस्थान का जो बाउंड्री है यहाँ पे, तो यहां पर कोटा, कटनी, कोटा से थोड़ा सा आप जाओगे कटनी की तरफ, भिंड मुरैना की तरफ, तो यहां पर दमोह पड़ता है। तो यहां पर ये, तो दमोह के अंदर सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, बिकॉज यहां पर क्या है, मूवमेंट हो रहा है इजीली। देखो कोई भी टाइगर रिजर्व को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं कि इजीली टाइगर वहां से मूव कर रहा नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से, उनको फुल स्पेस चाहिए जंगल का, और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से जंगल होना चाहिए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और वो इजीली मूव कर सकें। और वहां पर उनकी ब्रीडिंग किस तरह से होगी, ब्रीडिंग मीन्स वो उनकी प्रजनन क्षमता किस तरह से होगी, वो इजीली अपनी पॉपुलेशन को कैसे राइज अप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली में नामीबिया से हमने चीते मंगाए थे, और उनको हमने कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था, तो वो अभी रिसेंटली में राजस्थान के 12 तक वहां पे मूव करके आए थे। तो उन्होंने एक ट्रैक बनाया है अपना, कहां से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से लेकर ये राजस्थान के वहां तक 12 जिला है, उसके अंदर कोटा के नजदीक है, तो वहां पर वो आए और इसलिए उन्होंने फ्री मूवमेंट किया। तो बेसिकली एक कॉरिडोर तरीके से होता है, वो अपने तरीके से अपना रास्ता देखते हैं ताकि उनको एक सेफ रास्ता रखे और उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो इसी तरह से दमोह को सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और जो फॉरेस्ट की जो पूरी इन्फ्लुएंस है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर। तो ये देखेंगे आप, दमोह डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज पोइज्ड टू बिकम द होम ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, marking a significant stride in wildlife conservation efforts. The central government has green lit the merger of Noradehi Sanctuary with the Durgavati Sanctuary in Damoh. 2 सेंचुरीज इसको मिला दिया गया है इसमें बेटा, आप याद रखना, नोरादेही सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी, इन दोनों को मिलाकर ये दमोह बनाया है। इसके बाद क्या करा इन्होंने, ये 2300 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला क्षेत्र, सोचो आप कितना स्क्वायर में फैला हुआ है। और द सेंट्रल गवर्नमेंट issuance of a notification approving the merger reflects a commitment to preserving and protecting India's rich biodiversity. भारत में चाहे बाघ के मामले में हो, चाहे चीते के मामले, चीता विलुप्त हो चुका था, और बाघ को हम बचाने के लिए इंडिया में ही प्रॉपर तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और बाघ की भी बहुत सारी प्रजातियां, वाइल्ड कैट्स होती हैं, जंगली बिल्लियां होती हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे स्नो, उत्तराखंड में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, तो वहां पे स्नो लियोपार्ड मिलेगा आपको, ओके, स्नो टाइगर मिलेगा, तो वहां पर अलग है। और सुंदरवन में जाओ, सुंदरवन का अलग बाघ है, वहां पर सुंदरवन टाइगर जिसको बोलते हैं, है ना, बंगाल का टाइगर। और आप मध्य प्रदेश में चले जाओ तो वहां पर अलग टाइप के मिलेंगे। अभी रिसेंटली में कुछ टाइगर्स हैं, उन पे ब्लैक कलर के मेलेनिन टाइगर जिनको बोलते हैं, नेचुरल तरीके से उनके काली परत है उनकी स्किन पे, तो वो टाइगर भी है हमारे। तो मिस वेरे, और साउथ में चले जाओ, अन्नामलाई की पहाड़ी में, नल्लामलाई की पहाड़ी में, और पालाकोंडा की पहाड़ी में, वहां पे अलग, साउथ में तमिलनाडु में उनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। और मिस ये आप देखिए, इंडिया में हमारे पास वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी कितनी है, हमारे पास विविधता कितनी है इन चीतों की, और बाघों की, या शेरों की, तो इनको हमें प्रिजर्व करना हमारी एक ड्यूटी है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 ये भी बोलता है कि इनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा और एक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये मैंने आपको बताया, एनवायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था ये। नेक्स्ट लिखेंगे हम, कंचन देवी बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRE। ICFRE क्या है वैसा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर फ्रॉम द मध्य प्रदेश कैडर। इनको बनाया गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, इसका ये पहली वुमेन बनी है कंचन देवी, जिनको ICFRE का किसका वुमेन डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये वन वर्ड में पूछ सकता है आपसे। अब आप देखेंगे बेटा, स्टेट न्यूज के अंदर बात करेंगे हम। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको हरी झंडी दे दी है, और यहां पर एक पहला जनजाति विश्वविद्यालय बनेगा। देखो क्या होता है कि जनजाति के लोग होते हैं वो मुख्य धारा से हट जाते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती प्रॉपर तरीके से, और वो बैकवर्ड ही रहते हैं। उनको प्रॉपर तरीके से एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, समाज का एक हिस्सा बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव किए जा रहे हैं। उनकी एजुकेशन, फ्री ऑफ एजुकेशन की जाए उनको, और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड दी जाए। इसी के बिहाफ पे समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में ओपन करने का निर्णय लिया गया है।
The Indian Parliament has given its note to the establishment of the Samakka Sarakka Central Tribal University in Telangana. This move signifies a significant stride towards providing quality education. ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना मैंने बताया आपको, और ट्राइबल रीजन्स के अंदर में, और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट, समावेशी समझने की जो पर्यावरण है उस तरह का अनुकूल दशाएं उनको देना. और मिनिस्ट्री प्रधान एम्फसाइज द कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू enhance higher education in the country, ensuring the students from all backgrounds have access to quality learning opportunities. Means ये आप देखो उनको पुलिस में, रिसर्च में, साइंटिस्ट में, डॉक्टर में, IITs में और मेडिकल फैसिलिटीज़ में और पुलिस में, आर्मी में, इनको एक मौका देना कि हाँ यहाँ पर ये बेसिकली इन सर्विसेज में जा सकें, इनको एक काबिल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेटा स्टेट न्यूज़ के अंदर. अगला हम लेंगे डिफेंस न्यूज़. डिफेंस न्यूज़ में देखेंगे हम GRSC delivers India's largest survey vessel to Navy. इंडियन नेवी को द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने डिलीवर किया है फर्स्ट एवर सर्वे वेसल, जिसका नाम है INS संध्याक. देखो सर्वे वेसल होता क्या है? सर्वे वेसल बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जगह पे सर्वे करना होता है और प्रॉपर तरीके से एक जहाजी बेड़ा होता है और यहाँ पे समुद्र के अंदर ये मूव करते हैं, और किसी भी हमें जैसे ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन करना है, प्राकृतिक गैस की खोज करनी है और कुछ भी, और किसी को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे ये सर्वे करके आएगा प्रॉपर तरीके से, और इसके सारे पास इक्विपमेंट्स होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को बचाव करने के लिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है इनके पास में. तो कुछ भी अगर समुद्री लुटेरा आ गए और किसी ने भी अटैक किया तो उसको काउंटर कर सकते हैं. सपोज करो हमारा कोई जहाज है यहाँ से पश्चिम बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से लेकर ये जाएगा अदन की खाड़ी तक. ठीक है, तो अदन की खाड़ी तक जाने के लिए बेटा ये पूरा इसको पूरा सेफगार्ड प्रोवाइड करने के, एक रास्ता, सुनिश्चित रास्ता प्रदान करने के लिए INS संध्याक क्या करेगा, ये सर्वे करेगा. सर्वे करके प्रॉपर तरह देखेगा यहाँ पे कोई खतरा तो मौजूद नहीं है, अगर खतरा होगा तो उसको काउंटर करके खत्म करेगा. उसके बाद जो हमारे जो कार्गो शिप्स हैं वो वहां से मूव करेंगे. कहाँ से? ये जैसे इंडिया है बेटा, तो यहाँ से बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे पूरा अदन की खाड़ी जाएगा यमन की तरफ, रेड सी की तरफ, तो यहाँ पे पूरा इसको प्रोटेक्ट करेगा. तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट है, और शिप बनाने का एक बहुत बड़ी ये जो कंपनी है इसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी. इन्होंने इसको बनाया, INS का नाम दिया गया INS संध्याक. ठीक है, तो इसके नाम देखें ये सब चीजें. INS संध्याक क्या है? बेसिकली द संध्याक क्लास वेसल्स बूस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटीज मेकिंग द इनवैल्यूएबल एसेट्स टू द इंडियन नेवी. These survey ships can conduct full-scale coastal and deep-water hydrographic surveys, providing crucial data for port, harbor approaches and navigation channels and routes. एक रास्ता प्रोवाइड करेगा. सपोज करो मैंने कहा था ना कि ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन की संभावना बन रही है, जैसे कावेरी और गोदावरी, कावेरी जो कृष्णा बेसिन है साउथ के अंदर, तो वहां पर यहाँ पर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के कच्ची अवस्था में मिलने की संभावना है. तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक हमें ना इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं. तो ये, और समुद्र के अंदर भी जैसे बॉम्बे हाई है, तो बॉम्बे हाई के अंदर देखा होगा ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कच्चे तेल को निकाला जाता है, क्रूड ऑयल को. तो ये सर्वे करता है, इसका बेसिकली सर्वे का काम होगा हाइड्रोग्राफिक रिसर्च में, और सर्वे करना, और क्रूशियल डाटा फॉर पोर्ट के लिए, हार्बर अप्रोचेस में नेविगेशन करने के लिए, ये सारी चीजें इसमें होंगी. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आने वाले टाइम पे इंडियन नेवी के लिए. इन एडिशन टू देयर प्राइमरी सर्वे फंक्शन दिस वेसल एग्जिट मल्टी रोल कैपेबिलिटीज. इनके पास मैंने बताया मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होती हैं, इसके द्वारा अपनी वर्क को कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम डिफेंस का हो गया. अगला हम देखेंगे स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में. स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में हम देखेंगे अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्चेस खेलो इंडिया पैरा गेम्स. खेलो इंडिया पैरा गेम्स है जिसका इनॉग्रेशन किया है. देखो पैरा गेम्स की इंपॉर्टेंस क्यों आई? देखो बेटा क्या होता है, जो दिव्यांग जन है, जो हमारे वो अपने किसी एक्सीडेंट में, किसी रीजन से अपने हाथ पैरों को गवा देते हैं, पर उनको प्रॉपर तरीके से हमारी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज की वजह से उनको एक प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज मिल रही हैं. उनका एक, सपोज करो किसी स्पोर्ट्स पर्सन का कोई सपना था कि फुटबॉल खेलना और उसके पैर में चोट लग गई, तो वो एक खेल नहीं पाएगा. तो उसके लिए हम क्या है, हमारी गवर्नमेंट उसको प्रोस्थेटिक पैर लगा के और उनको एक उनके सपने को फुलफिल कर सकते हैं. जैसे आपने बहुत बेस्ट एग्जांपल बहुत सारे देखे होंगे आपने, तो जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन है, उन्होंने पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा नाम किया है. ठीक है, तो इसके अंदर बेटा ये क्या होगा, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज किया है 2023 में, और इसमें ऑफिशियल मस्कट इसका क्या है, उज्ज्वला. स्पैरो वाज रिवील्ड ड्यूरिंग द सेरेमनी. आपसे पूछ लेगा मैस्कॉट क्या मतलब, इसका शुभंकर जो है उसको क्या, शुभंकर क्या है पैरा गेम्स का, उज्ज्वला. और रिप्रेजेंटिंग द प्राइड ऑफ दिल्ली, दिस लिटिल स्पैरो स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एम्पैथी.
एक चिड़िया है स्पैरो, उज्ज्वला उसका नाम दिया गया है। ओके, तो उसको चिड़िया को मतलब बताया कि ये चिड़िया ने एक प्रॉपर तरीके से अपने दृढ़ निश्चय से और कमिटमेंट के साथ में ये आगे बढ़ती जाती है और अच्छे आसमान में उन्मुक्त हवन से हवा से उड़ेगी और अपने जो सपना है उसको फुलफिल करेगी। तो यही एक मोटिवेशन पैरा ओलंपियन जो एथलीट्स हैं उनको मिलेगा। ओके, तो ये सब चीजें थी इसमें। उज्ज्वला एम्बोडीज द स्पिरिट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, sending a powerful message that strength manifests in diverse forms and the human spirit is unbreakable। ह्यूमन की जो स्पिरिट होती है अनब्रेकेबल होती है, एक मोटिवेशन देता है। जैसे आपने देखो अपनी लखेरा जो है मैम है, उन्होंने तीरंदाजी में बहुत अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण दिया है और उन्होंने कितने गोल्ड मेडल लेके आए थे हमारे लिए ओलंपिक पैरा गेम्स के अंदर में। तो ये एक उनसे मोटिवेशन मिलता है और ये एक आने वाले जो एथलीट्स होंगे जो किसी एक्सीडेंट में सब चीजें हो रखी हैं, उनके साथ में डैमेज हो रखा है कुछ बॉडी पार्ट्स, तो अपने को सपने को फुलफिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी बेटा स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट स्कीम एक प्रोजेक्ट है, आप सुना होगा अपना रैंप स्कीम के बारे में। रैंप स्कीम क्या है बेटा? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम स्कीम एम्स एट strengthening institution and governance at the center and stand improving center state linkages and partnership and improving access to MSMEs to market and credit। इसका मतलब ये था कि जो MSMEs माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो क्षेत्र हैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। और जो देखो क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग होती है किसी स्टेट में, तो उनके बीच में जो टसल हो रहा है, टसल मीन्स की उसकी वजह से जो पर्सन है जो एमएसएमई में इन्वॉल्व हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम उनको एक बेहतर लिंकेज प्रोवाइड करना, एक बेहतर रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने ये एक रैंप स्कीम बनाई है ताकि कोई प्रॉब्लम ना है और इनको राइजिंग कर सकें और इनको प्रमोट कर सकें, चांस दे सकें और एक्सेलरेट कर सकें एमएसएमई परफॉर्मेंस को। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। आपने देखा होगा इसमें मार्केट एंड क्रेडिट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना और एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट एंड ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमईज। जैसे देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कोई भी अपना काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप वगैरह जैसे आपने सुना होगा, तो स्टार्टअप करते हैं तो किसी बैंक से लोन नहीं मिल पाता, बैंक से लोन पास नहीं होता, उनको पैसे टाइम से नहीं आ पाते, पेमेंट टाइम से नहीं हो पाते। इसकी वजह से फिर बहुत सारे डिस्करेज हो जाते हैं, उनका फिर मन नहीं होता कि हम इस नया बिजनेस कुछ स्टार्ट करें। और फिर इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को लागू करने के लिए हमने रैंप स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट में हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा ऑनर्स एंड अवार्ड्स में। प्रशांत अग्रवाल रिसीव्स नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। देखो इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी एक नारायण सेवा संस्थान है उदयपुर में चलती है, जो दिव्यांग जनों को प्रोस्थेटिक हाथ और कृत्रिम अंग जो बोलते हैं, इसको कृत्रिम अंग लगाते हैं हाथ और पैरों में, कुछ भी बॉडी का डैमेज हुआ और उनको फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। आप उदयपुर के रेलवे स्टेशन से लेकर इनको पूरा हॉस्पिटल तक आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, वहां पर रहने के लिए मिलेगा प्रॉपर, आपको वहां पर डॉक्टर से आपको पूरा कंसर्न करने का, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑल ओवर इंडिया से उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में लोग जाते हैं। इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखी जाती, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है और एक बहुत बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं मानव जगत के रूप में। तो ये आप देखेंगे इनके बारे में। इन ए सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, Prashant Agrawal, the president of Narayan Seva Sansthan, was honored with the prestigious national award for best personality empowerment of differently abled. The award was presented by the president Draupadi Murmu at Vigyan Bhavan. The event highlighted Agrawal's commitment to the cause of disability empowerment. Agrawal's commitment goes beyond medical interventions. नारायण सेवा संस्थान अंडर हिज गाइडेंस प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है इनको, कंप्यूटर स्किल्स की और मोबाइल यूसेज की सिखाया जाता है और स्विमिंग, मतलब और कुछ होते हैं ना विक्षिप्त जन होते हैं, उनको बेचारे को कोई इनकी फैमिली नहीं होती, तो उनको वहाँ पर काम भी सिखाया जाता है। उनके अंग वगैरह लगा के उनको बेसिक अपनी जीविका अर्जन के लिए छोटे छोटे काम जैसे सिलाई कढ़ाई करना और कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल चलाना, ऑपरेट करना, मशीनों को ऑपरेट करना, तो छोटे छोटे काम में उनको लगा के उनको एक कितना काबिल बनाना, एक रोजगार के लिए काबिल बनाना, ये भी इसमें सारे कार्य किए जाते हैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में। The organization also plays a pivotal role in facilitating mass marriages करना, ensuring complete rehabilitation for the differently abled individuals। और जो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो ये जिम्मेदारी लेते हैं उनकी सामूहिक विवाह करने के लिए और ताकि वो एक अच्छा पार्टनर मिल जाए और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिएं। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं इनके सोशल कॉज के लिए। तो अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला है बेटा डैनियल बेरेनबॉइम को और अली अबू अवाद को।
इजराइल पैलेस्टाइन में जो संघर्ष हुए थे, इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल किया था। वहाँ के लोगों को बेसिकली वो एकदम मेंटली फ्रस्ट्रेट थे वहाँ के लोग, और उनको एक प्रॉपर तरीके से हील अप करने के लिए, मेंटली हील अप करने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने बेसिकली द प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 has been jointly conferred upon renowned classical pianist and conductor Daniel Barenboim and Palestinian peace activist Ali Abu Awad। म्यूज़िक एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है एक मेंटल पीस प्रोवाइड करने के लिए। तो वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं जो अफेक्ट हुए थे युद्धग्रस्त इलाकों में, प्रॉपर तरीके से एक पीस अकॉर्ड करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे इन्होंने क्या करते, ये पियानो बजाते थे वहाँ पर, और उनको हीलअप करते थे म्यूज़िक से, थोड़ा इंटरेक्शन करके उनका एक मेंटल स्ट्रेस को एकदम कम कर देते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं किसी सोशल कॉज के लिए काम करना। तो ये एक पियानिस्ट है बेसिकली, अली अबू अवाद, एन एमिनेंट पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट, represent the resilience and determination of individual dedicated to transforming conflict into cooperation। और लोगों को एक साथ कलेक्ट करना, आपस में जो भी हैं दुख दर्द आपस में बांटना और एक मानवीय सहायता प्रदान करना, ये सब इन्होंने काम किए। तो इसलिए इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। अगली हमारी लास्ट न्यूज बेटा लेंगे हम। आर माधवन नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FTI पुणे, FTI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पुणे। FTI पुणे में वहाँ पर एक्टिंग का कोर्स किया जाता है। तो वहाँ पर इनको एक रिसेंटली में एक ऑनर मिला है, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के आर माधवन। और आर माधवन आप जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो गया, साउथ इंडस्ट्रीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। और ये एक इससे पहले NCC कैडेट थे और एक कम्युनिकेशन स्किल वर्कर्स थे। मीन्स इन्होंने कम्युनिकेशन सिखाते थे, इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये कोर्स भी करा करते थे अपने इनिशियल डेज में। उसके बाद इन्होंने साउथ की मूवीज़ में एंटर किया और आपने इनकी फेमस मूवी देखी हो रहना तेरे दिल में, और तन्नू वेड्स मन्नू, दोनों पार्ट्स देखे होंगे आपने। इसमें काफ़ी इन्होंने अपनी एक्टिंग से, चाहे 3 इडियट्स हो गया, तन्नू वेड्स मन्नू हो गया, एक्टिंग के डिफरेंट वेराइटीज़ इन्होंने रिप्रेजेंट किया, एक सीरियस पर्सन के रूप में, एक कॉमेडी पर्सन के रूप में, ओके, और एक डेडिकेशन परफॉर्मेंस दी इन्होंने अपनी। इस रिगार्डिंग इनको ये एक नवाजा गया है प्रेसिडेंट के रूप में, FTI के चेयरमैन इनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है बेटा, तो ये ही विल सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ FTI। माधवन नॉमिनेशन फॉलोज द रिसेंट सक्सेस ऑफ द फिल्म रॉकेटरी। और रॉकेटरी एक रिसेंट एक मूवी आई थी, नाम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी में जो नाम्बियर एक साइंटिस्ट थे, रॉकेट साइंटिस्ट थे, उनको गलत तरीके से फंसा दिया गया था कि हम उन्होंने जासूसी के आरोप लगाए गए थे। वो ये पूरे जितने भी आरोप लगे थे वो एकदम निराधार थे। उसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मूवी बनाई रॉकेटरी, और भारत सरकार ने उनके लिए माफ़ी मांगी है और उनको एक प्रॉपर तरीके से सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने कोई जासूसी नहीं करी थी, उन्होंने पूरी उम्र भर अपने देश के लिए सेवा करी और अपने देश के लिए उन्होंने सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो ये मूवी बेसिकली आर माधवन जी ने उनका रोल प्ले किया है, नाम्बियर जी का साइंटिस्ट है जो रॉकेट साइंटिस्ट। तो उसी के बिहाफ पर इनको ये डिसाइड किया गया कि इतने उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको एक प्रेसिडेंट के रूप में नवाजा गया है। द फिल्म सिक्योर द प्रेस्टिजियस बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड भी मिला है इनको, और 69 नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर इनको बेस्ट फिल्म के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो ये सारे बेटा न्यूज़ थी जिसमें मैंने नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़, एनवायरमेंट न्यूज़ और ऑनर्स एंड अवार्ड्स से आपको बताया सब चीज़ें। आई होप दैट आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। आपको जो अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ फीडबैक है, तो आप उसको भी बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। और हमारी जो मैगजीन है फ्री ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट आप उसको पढ़िए, PDF फॉर्मेट में मौजूद है। और आप डिमांड करेंगे तो हम उसको बाई पोस्ट भी आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको हम सेंड कर सकते हैं। आपकी डिमांड होगी तो हम उसको नेक्स्ट टाइम या इसी मैगजीन को हम आपको सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। जय हिंद।